व्हाट्सअप फ्रेंड्स, दिस इज जॉयत। वेलकम बैक टू द ब्यूटीफुल गेम। आज हम इंडियन डोमेस्टिक फुटबॉल लीग का मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बात करेंगे, आई लीग वर्सेस आईएसएल। सो इस टॉपिक को मैं दो हिस्से में बांटना चाहता हूँ। पहला हिस्सा, क्या आई लीग रहते हुए आईएसएल को इंट्रोड्यूस करना एंड उसको टॉप टियर लीग बनाना जरूरत था, एंड दूसरा हिस्सा, क्या आईएसएल टॉप टियर लीग बनाने के बाद उसको जो लाने का मेन रीजन था वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है या फ्यूचर में जाके वो सक्सेस उसको मिलेगा, इस पे हम बात करेंगे। सो मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि मैं इस वीडियो पे बात करने वाला हूँ कि आईएसएल और आई लीग से पहले इंडियन फुटबॉल कैसे चलता था, आई लीग कहां से आया, आईएसएल कैसे आया। एंड मैं अपना ओपिनियन तो इस वीडियो पे दे रहा हूँ, आप भी अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स पे शेयर कीजिए ताकि मैं भी आपका ओपिनियन जान सका हूँ। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो की बैकग्राउंड। पिछले हफ्ते मैं जाता हूँ कोलकाता। मेरा टारगेट था 2 मैच देखने का, मोहन बागान और पंजाब एफसी का जो मैच था वो, एंड ईस्ट बंगाल और जमशेदपुर का मैच देख। बट टाइम कंस्टेंट की वजह से मैं मोहन बागान का मैच तो नहीं देख पाया, बट मैं ईस्ट बंगाल का मैच देखने गया था। और मैं जब गैलरी में बैठा हुआ था तो आजू बाजू के जो फैंस थे उनके अंदर मैं एक डिस्कशन सुना ड्यूरिंग मैच एंड हाफ टाइम। आईएसएल जो लाया, ये क्यों लाया गया? आई लीग तो था ही था, आई लीग चल रहा था। इंडिया में ऐसा क्यों होता है कि एक रनिंग लीग में अचानक दूसरा लीग बनाया पहले, और वो खेलते रहे 2-3 साल तक, उसके बाद उसको टॉप टियर लीग बना दिया, आई लीग को नीचे ले आ गया। ये क्यों हुआ? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? तो फिर मैं सोचा कि क्यों ना मैं मेरे चैनल पे इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करूं, मेरा ओपिनियन बताऊं और आप लोगों से भी जानूं आप लोगों का ओपिनियन क्या है, एक मास ओपिनियन जानने की कोशिश करूं। सो 1996 में एआईएफएफ ने नेशनल फुटबॉल लीग, तो नेशनल फुटबॉल लीग में इंडिया के अलग अलग जगह से 12 क्लब एक जगह करके एक लीग की आयोजन किया जाता है। वो लीग 1996 से लेके 2006 तक चलता है, बट उसको सक्सेस नहीं मिलता है क्योंकि पोर इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रॉडकास्टिंग, पोर मार्केटिंग, जिसके वजह से क्या होता है, ये लीग की पॉपुलैरिटी 2-3 जगह छोड़ के, पूरे इंडिया में 2-3 शहर या 2-3 स्टेट छोड़ के बाकी कहीं भी इसकी पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ता है। एंड पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ने की वजह से इसकी टीआरपी भी डाउन रहता है, जिसके वजह से ये लीग चलाना मुश्किल हो जाता है। सो नेशनल फुटबॉल लीग से एआईएफएफ का मेन मोटो था इंडियन नेशनल टीम के लिए टैलेंटेड प्लेयर हंट करना और साथ में एक प्रोफेशनल लीग स्ट्रक्चर देना ताकि इंडियन फुटबॉल में एक प्रोफेशनल लीग रन कर पाए। पर 10 साल की मेहनत के बाद एआईएफएफ फेल हो जाता है एंड उनको लग जाता है कि ये लीग सक्सेस की रास्ता नहीं देख पाएगा। तो उस टाइम में 2006 में एआईएफएफ इस लीग का रिब्रांडिंग करते हैं एंड स्टार्ट होता है आई लीग की जर्नी। तो आई लीग की जर्नी में एआईएफएफ कॉन्टैक्ट करते हैं जी नेटवर्क के साथ फॉर ब्रॉडकास्टिंग एंड मार्केटिंग। तो एआईएफएफ को लगता है कि जी नेटवर्क के साथ ये जो ब्रॉडकास्टिंग एंड मार्केटिंग का कॉन्टैक्ट एआईएफएफ का होता है, इससे लीग की जो रीच है बढ़ेगा, पॉपुलैरिटी बढ़ेंगे एंड लीग की क्वालिटी बढ़ेगा और कहीं ना कहीं बिजनेस के तरफ से भी सपोर्ट मिलेगा आई लीग। बट 5 साल के बाद एआईएफएफ को जी नेटवर्क से ये कॉन्टैक्ट तोड़ना पड़ता है, बिकॉज एआईएफएफ को ये लगता है कि जी नेटवर्क प्रॉपरली ब्रॉडकास्टिंग और मार्केटिंग दोनों ही नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं आई लीग का जो ग्रोथ है वो बढ़ ही नहीं पा रहा है एंड पॉपुलैरिटी इंडिया में आई लीग का नहीं बढ़ रहा है। और पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ने का और एक रीजन था, क्योंकि जो 12 टीम या 13 टीम खेलते थे आई लीग में, उसमें से ऑलमोस्ट 8 टीम 2 ही सिटी से या 2 स्टेट से बिलोंग करता, जिसके वजह से वो 2 स्टेट या 2 सिटी में तो फुटबॉल की ग्रोथ या फुटबॉल की जो एक्साइटमेंट है बहुत थी, बट रेस्ट ऑफ द इंडिया में फुटबॉल की कोई एक्साइटमेंट थी ही नहीं। सो एआईएफएफ को पता चल गया कि ऐसे तो आई लीग नहीं चल पाएगी या सक्सेस की रास्ता नहीं देख पाएंगे। सो एआईएफएफ एक नया ग्रुप के साथ कांटेक्ट करते हैं आई लीग चलाने के लिए, आईएमजी एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज। सो आईएमजी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ जो कांटेक्ट होता है उसमें भी एक क्लॉज ऐसा भी था कि ये एक नया लीग भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये ग्रुप आईएमजी एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज मिलके एक नया लीग भी चालू कर सकते हैं। तो आईएमजी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ एआईएफएफ का जो ये आई लीग का जर्नी ये चलते रहता है। 2013 पे आईएमजी और रिलायंस इंडस्ट्रीज मिलके एक नया लीग स्टार्ट कर ही देते हैं, जैसे उनके कॉन्ट्रैक्ट में था, उसका नाम आता है आईएसएल। तो जब आईएसएल की जर्नी स्टार्ट होता है तो आईएसएल को एआईएफ से तो एफिलिएशन मिलता है, बट एएफसी एंड फीफा से एफिलिएशन नहीं मिलता है। फीफा और एएफसी के हिसाब से आईएसएल बस एक टूर्नामेंट था, कोई स्ट्रक्चर्ड लीग नहीं था। वो इसको एज ए स्ट्रक्चर्ड इंडियन लीग बोल के नहीं मानते थे, वो आई लीग को ही इंडियन लीग मानते थे, जिसके वजह से आई लीग का ही टीम जो आई लीग का टॉपर होगा वही एएफसी कप
एंड AFC चैंपियंस लीग में क्वालिफाई कर पाएंगे। ISL का कोई टीम उसमें नहीं घुस पाएगा, कोई भी AFC टूर्नामेंट। तो पहला ISL सीजन चालू होता है 2014 से, जिसमें 8 टीम कम्पीट करते हैं और ये सिर्फ 3 महीने के लिए चलता है। इस 3 महीने में ISL खेलने के लिए बहुत लेजेंडरी प्लेयर्स आते हैं इंडिया। डेल पियरो, रॉबर्टो कार्लोस, एलानो, ट्रेजेगुए जैसे और भी प्लेयर्स इंडिया पे आते हैं ISL खेलने के लिए। इससे क्या होता है, ISL की पॉपुलैरिटी एकदम से बूम करती है एंड पहला 2 साल में जो ISL की अटेंडेंस है ग्राउंड में, फैंस की अटेंडेंस एंड जो TRP होता है वो एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा होता है। लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि इतना ज्यादा अटेंडेंस होगा। पहला 3 साल ISL ऐसे ही बहुत ही ज्यादा अच्छा फैन सपोर्ट को एंजॉय करता है। 2016 पे ISL पहली बार AIF के साथ एक मीटिंग करती है अलोंग विथ आई लीग क्लब्स, और वो बोलते हैं कि ISL को टॉप टियर लीग बनाया जाए इंडियन टीम में, जो कि आई लीग के जो जितने भी टीम थे वो ये चीज को मानते नहीं है। 2017 में कुआलालंपुर में एक मीटिंग होता है ISL, AIFF और AFC बॉडी के साथ। मीटिंग पे ये डिस्कशन होता है कि इंडियन फुटबॉल की जो नेशनल फुटबॉल लीग है उसकी जो फ्यूचर है उसके बारे में। उस पे ISL के तरफ से एंड AIF के तरफ से एक रिक्वेस्ट जाता है AFC को कि ISL को इंडिया के टॉप टियर लीग घोषित किया जाए, बिकॉज तब तक जो AFC कप एंड AFC चैंपियंस लीग है उसमें क्वालिफिकेशन होता था आई लीग एंड फेडरेशन कप से। तो 2017 में फाइनली AFC मान जाते हैं एंड उन्होंने ये डिसाइड करते हैं कि जो AFC चैंपियंस लीग वाला जो स्पॉट है वो हम आई लीग से ही लेंगे, बट जो AFC कप का जो स्पॉट है वो फेडरेशन कप का विनर से हटा के ISL के विनर को दे देंगे। तो यहाँ से प्रॉपर इंडियन फुटबॉल कैलेंडर पे एंड साथ में FIFA एंड AFC के कैलेंडर में ISL की एंट्री होती है 2017 पे। तो 2017 में ISL कमेटी एक और अनाउंसमेंट करती है कि उनकी जो 8 टीम से टूर्नामेंट 10 टीम की होने वाली है, तो 2 टीम और ऐड होते हैं ISL में। वो एक है बैंगलोर FC एंड जमशेदपुर FC। ये दोनों ऐड होने के बाद ISL में टोटल टीम के नंबर हो जाते हैं 10 एंड जो पहले 3 महीने ISL की कैलेंडर था वो बढ़ के 5 महीने की हो जाती है। 2017 के बाद 10 टीम से ISL चालू होने के बाद 2019 में पुणे सिटी डिसबैंड हो जाते हैं एंड एक नया टीम आते हैं ISL में वो है हैदराबाद। और साथ में दिल्ली डायनामोस जो टीम थे वो अपने आप को डिलोकेट करते हैं भुवनेश्वर में और एक रिब्रांडेड टीम आते हैं उड़ीसा FC। तो ये जो 2 टीम है ये 2019 में चेंज हो जाते हैं, लेकिन टीम 10 ही रहता है, टोटल टीम 10 ही रहता है। और 2019 में रिलायंस इंडस्ट्रीज IMG के शेयर खरीद लेते हैं एंड वो बन जाते हैं 65% शेयर होल्डर, और उनके साथ 35% शेयर होल्डर रहता है स्टार स्पोर्ट्स का। वो दोनों मिलके एक नया ग्रुप चालू करते हैं FSDL, फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड, और तब से लेके अब तक FSDL ही ISL को चलाते हैं। 2019 में और एक इंटरेस्टिंग मीटिंग होते हैं जिसपे AFC, AIFF, ISL यानी के FSDL एंड साथ में आई लीग के जो बॉडी थे, जो क्लब्स के जो मेंबर्स थे, वो भी उस मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। उस मीटिंग के बाद फाइनली डिसाइड होता है कि आई लीग जो अपना टॉप टियर लीग का क्राउन है उसको होने वाला है एंड वो क्राउन मिलने वाला है ISL को। तो AFC घोषित कर देते हैं कि अब से इंडियन फुटबॉल में ISL ही हो जाएगा इंडिया का टॉप टियर लीग एंड आई लीग हो जाएगा सेकेंड टियर लीग। इंडिया के सबसे बड़ा जो 2 क्लब है, सबसे हिस्टोरिकल जो 2 क्लब है वो है मोहन बागान एंड ईस्ट बंगाल। वो एग्री करते हैं ISL पे जाके मार्च होने के लिए। सो मोहन बागान एंड ईस्ट बंगाल ISL में मार्च होने के बाद 2022 से 2023 वाला जो सीजन है वहां तक 11 टीम का ISL ऑर्गेनाइज किया जाता है। बट 2023 एंड 2024 वाला जो सीजन है उसमें 2022-23 सीजन का आई लीग चैंपियन पंजाब FC मार्च होते हैं ISL के साथ, बिकॉज ये AIFF का डिसीजन पहले से था। एंड 2023-24 सीजन से ISL 12 टीम की लीग होने वाली है। और इसके साथ ही AIFF ने जो विजन 2047 लॉन्च किए थे उसके अकॉर्डिंग 2025 सीजन तक टोटल इंडियन जो लीग स्ट्रक्चर है उसमें 40 टीम होना चाहिए, उनकी टारगेट है ये। तो 40 टीम में 14 टीम होना चाहिए ISL में जो कि टॉप टियर लीग है, सेकेंड टियर लीग आई लीग में होना चाहिए 14 टीम एंड थर्ड टियर लीग आई लीग 2 में होना चाहिए 12 टीम। तो ये AIFF का टारगेट है अप टू 2025।
2025 सीजन। सो आपने देखा 1996 में AIFF को नेशनल फुटबॉल लीग इंट्रोडक्शन करना पड़ा इंडियन फुटबॉल को डेवलप करने के लिए, प्रॉपर प्रोफेशनल लीग स्ट्रक्चर पे इंडियन फुटबॉल को लाने के लिए। 10 साल चला वो लीग, सक्सेस नहीं देख पाया, तो AIFF को रिब्रांडिंग करके आई लीग लाना पड़ा। आई लीग चला 7 साल, उसके बाद ISL आया, दोनों पैरेलली 3-4 साल चलने लगे। फिर AIFF को लगा कि ISL को आगे बढ़ाना ज्यादा जरूरी है, तो ISL को टॉप टीयर लीग बनाया गया एंड आई लीग को सेकंड बनाया गया। एंड आगे का जो टारगेट है वो भी सेट है AIFF का 2025 तक के ISL में और आई लीग में 14 टीम एंड जो आई लीग 2 है 3rd टीयर है उसमें 12 टीम। और 2024-25 सीजन से ISL में भी प्रमोशन एंड रेलीगेशन चालू हो जाएगा और सेम चीज आई लीग पे भी होगा एंड आई लीग 2 पे भी होगा। उससे कंपटीशन का क्वालिटी और अच्छा बढ़ेगा। सो ये था नेशनल फुटबॉल लीग, आई लीग और ISL का छोटा सा एक हिस्ट्री। अब मेरा ओपिनियन इसमें यह है कि आपको फुटबॉल में अगर डेवलपमेंट करना है इंडिया जैसा देश में जहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है एंड अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है, मार्केट बहुत बड़ा है फुटबॉल के लिए, लेकिन उस मार्केट में अभी फुटबॉल की कोई वैल्यू है नहीं उतना ज्यादा, तो इस मार्केट को अगर आपको पकड़ना पड़ेगा तो आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा। आपने रिसेंटली सऊदी लीग के बारे में देखे क्या हुआ सऊदी लीग में। सऊदी लीग में बहुत पैसा लगाया गया फुटबॉल को डेवलपमेंट करने के लिए, सिर्फ नहीं साथ में फुटबॉल की पॉपुलैरिटी उस जोन पे बढ़ाने की। वर्ल्ड फुटबॉल मैप में सऊदी अपने आप को ऊपर लाने के लिए बहुत पैसा खर्चा करा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सऊदी की तरह खर्चा इंडिया में भी होना चाहिए, बिकॉज वो पॉसिबल नहीं है। उनके पास जितने पैसे है इन्वेस्ट करने के लिए इंडिया में वो अभी के टाइम पे तो है नहीं। सऊदी ने जो फुटबॉल में खर्चा किया है उससे फुटबॉल एकदम में डेवलप होता है। विद इन 1 ईयर फुटबॉल का पूरा नक्शा चेंज हो जाता है, जो आप देख रहे हो ऑलरेडी। 1.5 साल पहले आज से सऊदी का फुटबॉल लीग के बारे में किसी को नहीं पता था, सऊदी का कोई क्लब के बारे में किसी को नहीं पता था। एक आदमी नहीं बोल पाएगा इंडिया से सऊदी में कौन से फुटबॉल क्लब थे, 1.5 साल पहले नहीं बोल पाता था। लेकिन आज देखो इंडिया में बैठ के हर एक आदमी को एटलीस्ट सऊदी का क्लब का नाम तो पता है, प्लेयर्स के नाम पता है। सऊदी में अल नसर में टेलिस्का जैसा प्लेयर खेलता था, रोनाल्डो आने से पहले गरीब खेलता था। ये क्या खराब प्लेयर है? यही सऊदी के टीम जो अर्जेंटीना को हरा के आया वर्ल्ड कप में 2022 में, उससे पहले यही लोग इसी क्लब में, यही सब क्लब में, सऊदी के क्लब में खेलते। कोई जानता था? कोई नहीं जानता था। ये कौन से क्लब में खेलते, क्या करते, किसी को नहीं पता था। तो जब आपको 1-1.5 साल के अंदर डेवलपमेंट या जो पॉपुलैरिटी है उसको एकदम से बढ़ाना है, तब इतना पैसा लगाने की जरूरत है। लेकिन अगर आपका प्रोसेस है, आप स्टेडीली अपने प्रोसेस पे चलते हो और स्टेडीली अपनी ग्रोथ देखना चाहते हो, तो फिर आपको इन्वेस्टमेंट बहुत इंटरेस्टिंग एंड स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इंडिया के पास तो उस लेवल के पैसा लगाने के लिए अभी है नहीं। इंडिया में क्या करना पड़ेगा? स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो मैं इस केस पे बोलूंगा कि ISL एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, बिकॉज आई लीग का मैं एक ग्राफ शो करता हूँ आपके सामने। आप इस ग्राफ में देखोगे तो आपको दिखेगा पहला 2 सीजन ISL का अटेंडेंस कितना नंबर गया और एवरेज अटेंडेंस। आप देखो पहला 2 सीजन कितना ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इंडिया ने कुछ लेजेंडरी प्लेयर्स लाए थे। ऑल्दो वो प्लेयर अपने बेस्ट पे नहीं थे उस टाइम में, वो सब प्लेयर अपने रिटायरमेंट के बाद वाले प्लेयर थे, जो रिटायरमेंट लेने के बाद आए थे। लेकिन फिर भी उस रिटायरमेंट के बाद वाले प्लेयर्स को देखने के लिए भी अटेंडेंस इतना बढ़ गया था पहला 2 साल। तीसरा साल भी ठीक ठाक था, उसके बाद थोड़ा सा डाउन हुआ, उसके बाद कोविड अब छोड़ दो। आप अगर देखोगे कोविड के बाद दोबारा जब 22-23 सीजन दोबारा आया, जो पहले जैसा जो पॉपुलैरिटी था या अटेंडेंस था वो वापस से गेन किया है। मतलब एकदम से ऐसे नहीं हुआ है कि एकदम से डाउन के तरफ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक स्टेडी एक नंबर्स है अटेंडेंस का या एवरेज अटेंडेंस का। ऊपर से मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि 2023 और 24 सीजन में ये नंबर बढ़ेंगे, बिकॉज इंडियन नेशनल टीम का परफॉर्मेंस के वजह से बहुत सारे नए लोग इंडियन फुटबॉल के फैन बने एंड इंडियन फुटबॉल को लेके एक क्रेजीनेस वापस आया है, जो पहले में था, एक टाइम में था, बीच में एकदम ही खत्म हो गया था, वो वापस आया है। लोग इंडियन फुटबॉल के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ 2023-24 सीजन में ये जो अटेंडेंस वाले नंबर है, एवरेज अटेंडेंस वाले नंबर, ये दोबारा बढ़ने वाला है। और अगर हम इस स्टेडीली ग्रोथ को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट करें और मार्केटिंग करें तो ये ग्रोथ और बढ़ेंगे। तो मार्केटिंग के लिए मुझे ऐसा लगता है, एक तो ये जो एवरीडे वीक के एवरीडे लीग का मैच रखा जाता है, इसको थोड़ा सा ISL को चेंज करना चाहिए। ISL को फ्राइडे, सैटरडे, संडे का मैच रखना चाहिए। भले उसके लिए अभी ISL 7 महीने का कैलेंडर है ISL का, उसको 7 से 9 करना पड़े या 8 करना पड़े, करे। हर दिन अगर आप मैच करोगे तो प्रॉब्लम क्या होता है, लोगों को काम रहता है अपना अपना, तो वो काम खत्म करके फिर 8 बजे मैच देखने जाना, फिर वो 10 बजे मैच खत्म होगा, फिर घर आना, तो लोगों के लिए थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। लेकिन यही आप
फ्राइडे सैटरडे और संडे को करोगे लोग में भी ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे और ये अटेंडेंस का नंबर थोड़ा सा। दूसरा सजेशन ये है कि आपने जैसे वो रिटायर्ड प्लेयर को लाए थे, जो लेजेंडरी प्लेयर थे उनको लाए थे पहला और दूसरा सीजन में, इवन तीसरा सीजन में भी कुछ लेजेंडरी प्लेयर थे, वैसे ही कुछ लेजेंडरी प्लेयर लेके आओ। ऑल्दो अभी बहुत टफ हो गया क्योंकि अभी जो रिटायरमेंट के नजदीक पहुंच जा रहे हैं उनको सऊदी क्लब्स ले रहे हैं अपनी टीम में और बहुत सैलरी दे रहे हैं, तो इंडिया में उतना सैलरी देना पॉसिबल नहीं है, तो वो प्लेयर इंडिया में आएंगे नहीं आएंगे बहुत बड़ा डाउट है। बट सऊदी का क्लब में भी खेलने का एक उम्र है, सऊदी का फुटबॉल की जो स्टैंडर्ड है बहुत अच्छा है, तो उसमें भी एक उम्र है, लिमिट है। उस लिमिट को क्रॉस करने के बाद हम ले सकते हैं उस प्लेयर को, एंड वो लेजेंडरी प्लेयर को हम अपने कंट्री में खिला सकते हैं ताकि पॉपुलैरिटी मेंटेन रहे। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट, मार्केटिंग में और थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मार्केटिंग प्रॉपर्ली आईएसएल का आज भी 100% सही से नहीं होता है। कुछ सिटीज में तो मार्केटिंग बहुत अच्छा होता है, बाकी सिटीज में मार्केटिंग नहीं होता है उतना। सोशल मीडिया में आज से 5 साल पहले का बात कहूंगा तो बेटर हुआ है सोशल मीडिया एंड मार्केटिंग, बेटर हुआ है सोशल मीडिया में बोलो या ऑफ, और ज्यादा मार्केटिंग चाहिए। आप देखो बहुत सारे ऐसे ग्राउंड है जहां लोग नहीं आ रहे, लोगों को खींचना पड़ेगा, थोड़ा सा कुछ फैन के साथ प्लेयर की इंटरेक्शन बढ़ाना पड़ेगा, कोई सरप्राइज एक टीम को जो लोकल टीम है उनको करना पड़ेगा, कोई एक सेशन रखना पड़ेगा फैंस एंड प्लेयर्स के बीच में, कुछ उनको कॉलेज में जाके, स्कूल में जाके या कोई मॉल में जाके कुछ इवेंट्स बना के वहां पे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करके, कैसे भी हो लोगों को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ जगह है जहाँ पे लोग आ जाते हैं, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं कोलकाता में मैच देखने गया था, वहां पे आपको बोलने की जरूरत, एवरेज 15,000 लोग आ ही जाएंगे मैच देखने, लेकिन हर सिटी में हर ग्राउंड में ऐसे नहीं होगा। तो वो आपको स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा, मार्केटिंग पे थोड़ा सा और खर्चा करना पड़ेगा। अब ये खर्चा करना जो मार्केटिंग पे आता है, तो जो लोग आप लोग समझते हो, आपको पता है बिजनेस कैसे चलता है। पहले वो कुछ बिजनेस करता है, उसकी परसेंटेज ऑफ पैसा मार्केटिंग पे लगाता है, एंड अगर उस मार्केटिंग पे लगाने के बाद और बिजनेस आए एंड उससे और रेवेन्यू जनरेट हो तो वो और पैसा मार्केटिंग में लगाता है। तो एक साइकिल प्रोसेस है, ऐसा नहीं है सिर्फ वो मार्केटिंग में पैसा लगाया जाए। तो कहीं ना कहीं हम फैंस को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। देखो अल्टीमेटली कुछ भी आप फुटबॉल फैन हो, आप फुटबॉल को प्यार करते हो, एवरीथिंग इज ऑल राइट, बट आप ये नहीं बोल सकते कि अपना घर का पैसा डुबा के कोई बिजनेस करके फुटबॉल को चलाते रहे। ये नहीं होने वाला। आप ईपीएल में चले जाओ, ला लीगा चले जाओ, ये आज ये लोग इतना सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि इनकी बिजनेस मॉडल भी सक्सेसफुल हुआ है, ये एज ए बिजनेस भी बहुत सक्सेसफुल हुआ है, तब जाके ये अच्छा। इंडिया में फुटबॉल की ग्रोथ करने के लिए ये जो क्लब्स है आईएसएल के, इनको भी बिजनेस अच्छा करना पड़ेगा, या तो एफएसडीएल को या आईएसएल को बिजनेस अच्छा करना पड़ेगा, तभी ग्रास रूट लेवल पे इन्वेस्टमेंट होगा, मार्केटिंग और अच्छा बढ़ेंगे, अच्छा प्लेयर्स आएंगे, ग्राउंड अच्छा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। तो उसके लिए हमको सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। तो मेरा बस ये रिक्वेस्ट, 2023-24 सीजन का आईएसएल चालू हो गया है। आप लोग जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, प्लीज आप एटलीस्ट कोशिश करो एटलीस्ट एक मैच आईएसएल का ग्राउंड में जाके देखने के लिए। अगर मिनिमम एक मैच आप लोगों ने देख लिया तो भी अटेंडेंस कहीं ना कहीं बढ़ेगा। और आप अगर पीछे वाले सीजन में भी जाते ही रहते हो, आपके लिए कंटिन्यूटी है हर एक आईएसएल में मैच देखना, तो उस केस में आप क्या करो, अगर आप एक मैच देखते हो तो इस बार 2 मैच देखो। आप पिछले बार जितना मैच देख रहे थे उससे एक मैच एक्स्ट्रा देखो। और आपने कभी अगर नहीं गए आईएसएल का मैच देखने, तो एटलीस्ट आप इस सीजन से चालू करो एटलीस्ट एक मैच देखने के लिए। जब तक हम फैन सपोर्ट नहीं करेंगे, टीआरपी नहीं बढ़ेगी, फैंस इंस्ट्रक्शन नहीं बढ़ेगा, तब कॉर्पोरेट्स को भी नहीं दिखेगा कि फुटबॉल के पीछे फैन आ रहे। कॉर्पोरेट्स भी अपने इन्वेस्टमेंट करेंगे फुटबॉल में जब उनको दिखेगा इसके पीछे फैन की फौज खड़ा है, बहुत सारे फैन खड़े हैं। आईएसएल को लाने के लिए आई लीग को नीचे कर देना, हम ये सब कंट्रोवर्सी में नहीं जाते हैं। पास्ट में हो गया। हमको फ्यूचर को देखते हुए आई लीग, आईएसएल कौन सा बड़ा है, किसको हटाया गया, क्यों हटाया गया, आई लीग को रहना चाहिए था, आईएसएल को रहना चाहिए था, ये सब कंट्रोवर्सी को हम दूर हटाते। एज ए फुटबॉल फैन हम यूनाइट होते हैं, सब मिलके इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आज के डेट में दिख रहा है इंडियन फुटबॉल की फ्यूचर आईएसएल के साथ है। तो आईएसएल, आई लीग और आई लीग 2 तीनों पे आप अपनी जो कंट्रीब्यूशन है एज ए फैन आप करो। मैं सिर्फ आईएसएल के बारे में बोला कि आईएसएल का मैच आप देखने जाओ, वैसे ही मैं मेंशन करना भूल गया कि आप आई लीग का भी कोई, आप ऐसे जगह पे रहते हो जहाँ पे नजदीक या जहाँ पे आई लीग का कोई मैच हो रहा है, उसका मैच देखने जाओ। एटलीस्ट आई लीग को भी फॉलो करो। अगर आप स्टेडियम में जाके कोई भी फुटबॉल मैच देखते हो ना, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, अगर आपने कभी नहीं देखा, आपको टीवी में और मोबाइल में देख के जो फुटबॉल मैच की जो एक्साइटमेंट लगती है ना, आप ग्राउंड में जाके देखो, उससे कई गुना ज्यादा एक्साइटमेंट को फील होगा। इसके साथ मैं भी खत्म करता हूँ अपना ये लंबा एपिसोड। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।
इंडियन फुटबॉल के साथ साथ इस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, गुड बाय, वंदे मातरम।